नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जन्म कुंडली रहस्य पर। बहुत जल्दी वर्ष 2026 शुरू होने वाला है, तो इसलिए हम आज एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। जैसे पिछले वर्ष की थी, 12 की 12 राशियों के बारे में मैं कुछ बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं मेष राशि के साथ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात आपसे कह देना चाहता हूं कि कुछ राशियों पर इस वर्ष शनि की ढैया रहेगी, कुछ राशियों पर साढ़े साती रहेगी। ढैया को कभी कभी ग्रामीण भाषा में पनौती भी बोलते हैं, साढ़े साती को पनौती भी बोलते हैं। तो वो पनौती रहेगी। अष्टम या चतुर्थ शनि रह सकता है। गुरु की कुछ स्थितियां अनुकूल या प्रतिकूल हो सकती हैं। उसके हिसाब से उनके प्रति उनके जो भाव हैं और उनके जो परिणाम हैं वो कुछ ना कुछ बदलते रहेंगे। शुरुआत हम कर रहे हैं मेष से। हमारे ज्योतिष शास्त्र में मेष को काल पुरुष की पहली राशि कहा गया है। अब ये जो पहली राशि है ये अग्नि तत्व की राशि है। और मेष का एक दूसरा अर्थ मेढ़ा भी होता है। मेढ़ा जो हर वक्त किसी ना किसी गुस्से में रहता है, उसे कहीं सींग टकराने को नहीं मिलेंगे तो वो दीवार में ही सींग मांगने लगता है। इसका अर्थ ये है कि इस राशि के लोगों में दूसरे राशि वालों की तुलना में गुस्सा थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए उनको अपने पे काबू ज़्यादा रखना चाहिए। गुस्सा हर व्यक्ति के पास होता है, लेकिन इस राशि के लोगों में गुस्से की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा चूंकि ये मंगल की राशि है और मंगल को ज्योतिष में देवगुरु तो नहीं कहा गया, देवगुरु तो बृहस्पति को कहा गया, लेकिन वो देवताओं के गुरु के समान ही एक दूसरा बलशाली पुरुष है जिसको सेनापति कहा गया है। मतलब राजा के दो ही हाथ होते हैं, एक तो देवगुरु जो उसे धार्मिक और अच्छे कार्यों के लिए सलाह दें, और दूसरा उसका सेनापति जो उसको युद्ध क्षेत्र में विजयी बनाए। तो इनका स्थान लगभग वैसा ही हो जाता है। तो ये बल, शौर्य, शक्ति, ऊर्जा सब प्रदान करते हैं। तो मंगल चूंकि सेनापति है और ये मेष उसकी मुख्य राशि है, तो इस राशि वाले लोगों को, और अग्नि तत्व की राशि है, मंगल बहुत अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, बहुत अधिक क्षमता और शक्ति प्रदान करता है। और चूंकि सेनापति है इसलिए आप में नेतृत्व के गुण आएंगे। आप दूसरों को लीड करेंगे, आप उनके पीछे नहीं चलेंगे। इस राशि के लोग दूसरे राशि वालों को अपने पीछे आने के लिए विवश करते हैं, अपने बल से, अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से। अब हम वर्ष की बात करते हैं। ये जो नया वर्ष आरंभ हो रहा है, आपके लिए मैं कहूंगा ये संघर्ष के साथ सफलता का वर्ष है। संघर्ष जरूर करना पड़ेगा। आपके वर्ष आरंभ में अगर मैं 1 जनवरी से ही देखना शुरू करता हूं तो 9वें भाव में 4 ग्रहों की युति बन रही है और साथ में बृहस्पति की दृष्टि भी आ रही है। ये बहुत बड़ा राजयोग सा बनाती है, प्रबल राजयोग बना रही है। तो इसलिए ये भाग्य को बेहद प्रबल कर रही है, आपकी कार्य सिद्धियों के योग बना रही है। और काफी समय आपके लिए बड़ा अनुकूल रहने वाला है इस वर्ष में। इसलिए मेरा तो कहना यह है कि आपका पराक्रम भी इस कारण से बड़ा शीर्ष पर रहेगा। आपके पराक्रम और ऊर्जा की आप में बहुत अधिकता रहेगी। स्वाभाविक तौर पर तो है ही है, लेकिन जो ग्रह हैं, जो गोचर में ग्रह हैं, वो भी आपको और अधिक बल प्रदान कर रहे हैं, तो उनका सदुपयोग करिए। बृहस्पति की दृष्टि पड़ी हुई है, इसलिए बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाने से उनका सदुपयोग और अधिक होने की संभावना है। हमारे ज्योतिष में ये कहा जाता है कि गुरु की दृष्टि गंगा जल है, वो जहां पड़ती है उसको पवित्र कर देती है। अब जो 4 ग्रह आपके 9वें भाव में पड़ रहे हैं, 9वां भाव पिता का भाव भी दक्षिण भारत में कहलाता है, वैसे आपका भाग्य का भाव है। अब इस भाग्य के भाव में 4 ग्रह बैठे हैं, बड़े अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, और अपने ज़्यादातर जो ग्रह हैं वो मित्र राशि में बैठे हैं। तो बहुत प्रबल हो रहे हैं, आपका भाग्य बड़ा प्रबल हो रहा है। और उस पर भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, और बृहस्पति स्वयं आपके 9वें भाव का स्वामी है। अगर मैं बात करता हूँ गोचर की, तो उस स्थिति में बृहस्पति आपको बहुत अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, आपको आपकी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसलिए मेरा कहना यह है कि इस वर्ष आप जो करने के लिए सोचकर बैठे हैं, जो करने के लिए आपने प्रयत्न किया हुआ या कुछ समय से टाल रहे हैं, उनको टालिए मत, कर डालिए। प्रयत्न आपको करने पड़ेंगे, संघर्ष आपको करने पड़ेंगे, लेकिन गुरु आपको शक्ति दे रहा है। ये गुरु कुछ समय पश्चात उच्च का होकर कर्क में चला जाएगा, अभी मिथुन राशि में है, लेकिन आपके लिए मिथुन राशि में होते हुए भी बहुत भाग्यशाली योग बना रहा है और बहुत अच्छी स्थितियां पैदा कर रहा है। इसलिए अपने सभी अच्छे कार्य इस दौरान कर डालिए। आप लोग यदि कोई आप संपत्ति खरीदने जा रहे हैं तो जून से अक्टूबर तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई वाहन खरीदने जा रहे हैं तो वो भी, क्योंकि उस दौरान गुरु उच्च के होकर कर्क राशि में आ जाएंगे। तो अगर आप उस दौरान कुछ करते हैं तो आपको पूरी उसमें सफलता मिलने वाली है। आपके जीवन साथी के जो जीवन है, जीवन साथी का जो कार्य क्षेत्र है, उसमें उसे सफलता मिल सकती है। आपका संतान पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा इस दौरान। जहाँ तक छोटे बहन भाइयों का सवाल है,
तो वो जो नवम भाव का जो राजयोग है और जो बृहस्पति वहाँ बैठे हैं, वहाँ कुछ स्थितियाँ ऐसी बन रही हैं कि कुछ समय के दौरान लगभग आधे वर्ष आपके छोटे बहन भाइयों को भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना है। और अगर वो भी कुछ करते हैं तो उनका भी ये भाग्योदय का समय है। तो वो भाग्योदय उनको विदेश यात्राएं भी करा सकता है, उनको आय के बहुत सारे रास्ते भी खोल सकता है। इसके अलावा थोड़ी सी अगर मैं बात करूं तो शनि अभी पिछले वर्ष ही मीन राशि में आए हैं, और ये जो शनि का गोचर है मीन राशि में, ये हुआ है आप मानकर चलिए 29 मार्च 2025 से, और तभी से आपके ऊपर मेष पर शनि की साढ़े साती आरंभ हो गई है। अब शनि की जो साढ़े साती है वो तीन तरह से होती है। एक तो जहाँ शनि बैठे हैं उस पर साढ़े साती है, एक तो उससे पिछली राशि कुंभ जहाँ पर उतरती हुई साढ़े साती है, और आपके ऊपर चढ़ती हुई साढ़े साती है। अब ये जो चढ़ती हुई साढ़े साती है, और इसके अलावा एक शनि का पाया माना जाता है। तो शनि का जो पाया है वो 12वां पाया है आपके राशि पे 2026 के दौरान, अभी भी चल रहा है। तो ये जो 12वां पाया है इसको लोहे का पाया माना जाता है, शनि का लोहे का पाया। अब ये दोनों स्थितियां आपके लिए थोड़ी प्रतिकूल हैं, थोड़ी क्या कभी कभी यार ज़्यादा प्रतिकूल भी हो जाती हैं, क्योंकि 12 में बैठना शनि लोहे का शनि का पाया माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपके स्वास्थ्य में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, आपको मानसिक उलझन हो सकती है, तनाव हो सकते हैं, और मैं कहूँ तो इस कारण बहुत सारे काम जो आप करने जाएंगे वो उसमें अनायास सिद्धि नहीं मिलेगी, लेकिन राजयोग होने के बावजूद आपको संघर्ष करना पड़ सकता है, बड़ी थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो ये जो साढ़े साती है आपकी, और ये जो लोहे का पाया है शनि का, ये आपको स्वास्थ्य को लेकर और आपके निर्णयों को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेंगे, उसमें संघर्ष पैदा करेंगे, उसमें थोड़ी सी देरी पैदा कर सकते हैं। और चूंकि आप साढ़े साती के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए आपको इस वर्ष खास तौर पर शनि पूजन ज़रूर करना चाहिए, कि पूरे वर्ष शनि आपकी चढ़ती हुई ढैया के रूप में आपके पास रहने वाला है। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आपकी कुंडली में जो मैं देख पा रहा हूँ राहु और केतु की जो स्थिति है, उस स्थिति में भी आपके लग्न और सप्तम भाव में उन दोनों का प्रभाव भी आ रहा है उनकी नवम दृष्टि से। तो आपको मानसिक अस्थिरता, निर्णय लेने में अस्थिरता भी होगी, और थोड़ी सी बेचैनी ज़्यादा रह सकती है। इसलिए आप एक काम तो अवश्य करें, हनुमान जी की उपासना बिल्कुल ना छोड़ें। उनका संकट मोचन का जब भी आप कर सकते हैं, मंगल शनिवार को प्रतिदिन कर सकते हैं, प्रतिदिन करिए। और शनिवार के दिन जाकर शनि मंदिर में दीपक अवश्य जलाइए। और शनि का एक बहुत प्रसिद्ध बीज मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनय नमः, उसका जाप आप अवश्य करें। तो वैसे तो आपकी मंगल की राशि का जो रत्न है वो मूंगा है, लेकिन अगर मंगल अच्छा हो तो मूंगा पहनने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन अपनी कुंडली देखकर आप एक तो मोती हमेशा धारण कर सकते हैं, आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा, आपके क्रोध में भी थोड़ा सा लाभ प्रदान करेगा। इसके अलावा पुखराज और माणिक्य, ये दो मित्र रत्न हैं आपकी राशि के। तो आपकी कुंडली देखकर दिखाकर अपनी किसी दैवज्ञ को, तो आप इन दोनों रत्नों को भी धारण कर सकते हैं। शुभकामनाएं आपको कि आप पूजा करें, दान करें, और अपना परिश्रम और प्रयत्न निरंतर करें, सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे भारत।